हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। हिस्ट्री की ए टू जेड सीरीज लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं। ये सीरीज बहुत ही बेहतर ढंग से चलाई जा रही है, आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आखिर इतिहास क्या है। इतिहास की बहुत सारी अवधारणाओं को हमने समझा था। इतिहास किस किस तरीके से लिखा जाता है हमने उसे समझा था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव की उत्पत्ति धरती पर किस तरीके से होती है और मानव किस तरीके से प्रगति करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। मानव की उत्पत्ति से पहले एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि मानव की उत्पत्ति से पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब जब वो हो गई उसके बाद धरती पर जीवन आया और जीवन आने के बाद फिर धरती पर हुआ मनुष्य का जन्म। तो आज हम मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य के विकास क्रम को पूरा समझेंगे। तो मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई अब हम पहले उसको समझते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी सेनोजोइक एरा में। ठीक है, टर्शरी एपोच में और प्लायोसीन पीरियड में। जियोलॉजिकल टाइम को तो उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो उम्र है या जो धरती पर जिस तरीके से उम्र नापी जाती है अगर हम उसको देखें तो उसे बांटा जाता है एरा में। सबसे पहले आता है एरा। ठीक है, एरा के बाद एरा डिवाइड होते हैं इपोक में और इपोक डिवाइड होते हैं पीरियड में। ठीक है, तो एरा कितने आए हैं, धरती पे 5 एरा होते हैं। ठीक है, और 4 युग होते हैं। ठीक है, 5 एरा होते हैं, 4 युग होते हैं और 18 पीरियड होते हैं। यानी कि महाकल्प कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और युग कितने हैं, 4 युग हैं और कल्प कितने हैं, 18 कल्प हैं। तो इस तरीके से जियोलॉजिकली डिवाइड किया जाता है टाइम को। तो जो मनुष्य था, तो मनुष्य की उत्पत्ति किस एरा में हुई थी, सेनोजोइक एरा में हुई थी। कौन सा एरा चल रहा था, सेनोजोइक एरा चल रहा था। सेनोजोइक एरा का जो इपोक था टर्शरी। टर्शरी इपोक में हुई थी और प्लायोसीन पीरियड में मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, सबसे पहले महाकल्प कौन सा था, सेनोजोइक महाकल्प था। इपोक की अगर बात करें तो टर्शरी इपोक था या टर्शरी युग था। और अगर हम बात करें कल्प की तो प्लायोसीन युग में मनुष्य की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति की। तो मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर के दो विचार आते हैं। पहला, मनुष्य की उत्पत्ति का एक धार्मिक दृष्टिकोण है और दूसरा आता है मनुष्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके विषय में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मानव की उत्पत्ति एवं विकास का अर्थ आखिर है क्या। तो मानव की उत्पत्ति और विकास का अर्थ है कि मनुष्य जब इस धरती पर आया तब से लेकर के होमोसेपियंस तक, जो कि आज की वर्तमान स्पीसीज है ह्यूमंस की, यहाँ तक पहुंचने का जो पूरा लंबा सा सफर मनुष्य ने तय किया है, यही उसकी उत्पत्ति और विकास का अर्थ है। ठीक है, यानी जब हम बात करेंगे मनुष्य की उत्पत्ति और उसके विकास की, तो मनुष्य जब धरती पर आया वो किस तरीके से था, क्या चीजें वो करता था, क्या वो खाता था, वहां से लेकर के आज वर्तमान समय में मनुष्य क्या करता है, कैसा दिखता है, क्या परिवर्तन उसमें आ गए हैं तब से लेकर के अब तक, इसे हम पढ़ते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य जो था वो प्रीमेट की अवस्था में था। तो सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो आता है प्रीमेट्स का। तो जो पहला डिवीजन आता है वो आता है प्रीमेट्स का। प्रीमेट्स धीरे धीरे करके यही प्रीमेट्स कन्वर्ट हुए किसमें, रामापिथेकस में। तो ये रामापिथेकस में कैसे कन्वर्ट हुए, प्रीमेट्स क्या होते हैं मैमल होते हैं, यानी कि स्तनपाई होते हैं। और यही जब मैदानों में रहने लगे आकर के तो इन्हें क्या कहा गया, रामापिथेकस कहा गया। अभी हम इस फ्लो चार्ट को समझ लें, फिर उसके बाद आगे हम एक एक को डिफाइन करते हुए उसमें क्या करेक्टरिस्टिक थी, हम उन सारी चीज़ों को भी अभी समझेंगे। ठीक है, तो प्रीमेट्स आए सबसे पहले। प्रीमेट्स जब जंगलों से निकल करके बाहर मैदानी इलाकों में रहने लगे तो उन्हें रामापिथेकस कहा गया। ठीक है, रामापिथेकस के बाद जो स्पेसीज दिखाई पड़ी उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए इसके बाद। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस आते हैं। होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस की उत्पत्ति होती है। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव पाए गए। निएंडरथल मानव के बाद में क्रोमैग्नन मानव की उत्पत्ति होती है या क्रोमैग्नन मानव आए। और लास्ट में क्रोमैग्नन मानव से उत्पत्ति हुई किसकी, होमो सेपियंस की। ठीक है,
तो ये था पूरा फ्लो चार्ट मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक का। यानी सबसे पहले कौन आता है, प्रिमेट्स आते हैं, फिर आते हैं रामापिथेकस आता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, फिर होमो हैबिलस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, फिर नियंडरथल मानव आता है, क्रोमैग्नन मानव आता है और लास्ट में होमो सेपियंस आते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये पूरा उत्पत्ति से लेकर के क्रम का एक फ्लो चार्ट था। अब हम आगे इसको पूरा डिफाइन करते हुए समझेंगे। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति का धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। तो मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो हर धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, इसका कोई आधार नहीं है, हर धर्म में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उसने उसी हिसाब से उन मनुष्य की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, बाद में इसके एक दूसरा दृष्टिकोण डेवलप हुआ जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। आज जो सर्वमान्य मत यही है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मनुष्य की उत्पत्ति का वो ही सही है। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण को भी इसने पीछे कर दिया, साथ ही साथ जो धार्मिक लोग थे जो इस चीज को मानते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति धार्मिक रूप से हुई है, वो भी आज इस चीज को मानते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो वैज्ञानिक तरीके से ही हुई है। साथ ही साथ और जो उसका क्रमिक विकास है वो भी उसे भी मानने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति के जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये कहाँ से आता है, ये निकल करके आता है चार्ल्स डार्विन ने जो अपना विकासवाद का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने जीवों की संकल्पना का वर्णन किया था। जीवों की संकल्पना में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति धरती पर हुई है। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति जब धरती पर हुई उसी से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया गया और आज इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम सभी मानते हैं। ठीक है, तो जो चार्ल्स डार्विन ने अपने विकासवाद का सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने क्या बताया था कि जीवों की उत्पत्ति धरती पर किस तरीके से हुई है। ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किस में किया था, इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, तो इनकी जो किताब थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी किताब थी ये, चार्ल्स डार्विन की किताब थी। इन्होंने इसमें इन्होंने अपना विकासवाद का सिद्धांत दिया था जो इस बात की बात करता था कि जीवों की उत्पत्ति धरती पर किस तरीके से हुई है। इसके अलावा मानव का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो अफ्रीका को माना जाता है कि अफ्रीका ही वो पहला कॉन्टिनेंट है जहां पर मनुष्य पहली बार देखा गया या जब पहली बार पाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक एक करके, जो हमने डिवीजन पहले किया था, जो हमने फ्लो चार्ट पहले देखा था, उसी को अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रीमेट्स। प्रीमेट्स क्या होते हैं, प्रीमेट्स एक उच्च श्रेणी के मैमल होते हैं या स्तनपाई होते हैं। ठीक है, मैमल का मतलब क्या होता है, स्तनपाई। तो जो प्रीमेट्स होते हैं वो एक उच्च श्रेणी के स्तनपाई होते हैं। इसके इनके एग्जाम्पल की तो वानर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चूहा, बिल्ली, ठीक है, गिलहरी हो गया, छछूंदर हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे प्रीमेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पहले ये जंगलों में रहते थे, जब ये जंगलों में रहते थे तो इन्हें क्या कहा जाता था, प्रीमेट्स कहा जाता था। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां बदली, जलवायु में परिवर्तन हुए जिसके कारण इन्हें जंगल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ये जंगल छोड़ करके मैदानी इलाकों में रहने लगे आकर के, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, तब इन्हें कहा जाने लगा रामा पिथेकस। यानी वही प्रीमेट्स जब वो जंगलों में थे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था, प्रीमेट्स कहा जाता था। फिर जब वो मैदानी इलाकों में रहने लगे आकर के तो उन्हें रामापिथेकस कहा गया। हालांकि प्रीमेट्स से और रामापिथेकस तक आते आते एक लंबा समय लगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखा गया दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं रामापिथेकस की। तो प्रीमेट्स जब जंगल से निकलकर मैदानों में रहने लगे आकर के तो उन्हें क्या कहा गया, रामापिथेकस कहा गया। और यहीं से मानव का क्रमिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि रामापिथेकस से ही माना जाता है कि मनुष्य की स्टार्टिंग होती है। इसके पहले तो स्तनपाई ही समझा जाता था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेमी इरेक्टस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इरेक्ट कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी प्रीमेट से हम ह्यूमंस की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सेमी इरेक्टस कहा गया। और रामापिथेकस भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और रामापिथेकस से ही मानव का क्रमिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, रामापिथेकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किसने की थी, 1924 में रेमंड ए डार्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी खोज कहां पर हुई थी, मध्य अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज कहां पर हुई, मध्य अफ्रीका में हुई, इसीलिए मध्य अफ्रीका या अफ्रीका को मानव की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह पहली प्रजाति है जो थोड़ी थोड़ी मानव के समान थी। ठीक है,
क्या होता है, जब हमने बात की प्रीमेट्स की, तो प्रीमेट्स अभी मूलभूत अवस्था में थे। रामापिथेकस में आते आते उनमें कुछ परिवर्तन देखे गए, लेकिन जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे मानव के समान कुछ कुछ दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से इनको मानव के समान माना जाता है। ठीक है, और इन्हें ही मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मानव का प्राचीनतम सम कहा जाता है, या मानव सम इन्हें कहा जाता है, और मनुष्य का आदि पूर्वज भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी कपाल क्षमता की। कपाल क्षमता क्या होती है, मनुष्य में दिमाग था तो दिमाग में सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, तो वो कैपेसिटी जब निकाली गई तो इनके अंदर जो कपाल क्षमता निकली वो निकली 500 सीसी। ठीक है, 500 सीसी के आसपास इनकी कपाल की क्षमता हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस की अगर बात करें तो अभी तक क्या था, वो प्रीमेट्स जो थे जंगलों में थे, उसके बाद रामापिथेकस आए, मैदानों में रहने लगे आकर, मैदानों में रहने के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे उनसे थोड़े एडवांस हुए। एडवांस होने की वजह से इन्होंने अपनी जो रीढ़ की हड्डी थी उसे सीधा करना स्टार्ट किया, लेकिन ये सीधे नहीं कर पाए खुद को, अपने आप को, यानी अभी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 पैरों पर ही चलते थे। लेकिन होमो हैबिलस तक आते आते क्या होने लगा, कुछ टाइम के लिए ये लोग क्या करने लगे, 2 पैरों पर खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी थी, क्योंकि ये लगातार दोनों पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से अब ये आधे झुके हुए थे, पूरी सीधे भी नहीं थे और पूरे 4 पैरों पर भी नहीं थे। अब ये बीच की स्टेज पर थे। तो होमो हैबिलस की जो स्टेज है इसमें आते आते मनुष्य जो था वो 2 पैरों पर खड़ा होने भी लगा था और नहीं भी। क्यों, अभी पूर्णता कन्वर्ट भी नहीं हुए थे और पूर्णता अभी उस स्टेज में भी नहीं थे जैसे कि हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थे। ठीक है, तो इस समय तक आते आते मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी हो रही थी और खड़े होने का प्रयास वो 2 पैरों पर लगातार कर रहा था। साथ ही साथ मनुष्य ने इस समय तक आते आते अपने हाथों का खुला प्रयोग करना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे अब वो 2 पैरों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ा होता था, तो जो बचा समय होता था उसमें वो अपने हाथों से कुछ अन्य कार्य भी करता था। पत्थरों से वो औजार बनाने लगे थे। क्यों, क्योंकि मैदानी इलाकों में जब ये रहने आए तो बहुत से जानवर उन्हें परेशान करते थे। जब वो जानवर इन्हें परेशान करते थे तो उनको भगाने के लिए उन्होंने जानवर जो पत्थर थे उससे उन्होंने औजार बनाना स्टार्ट किया। तो पहली बार होमो हैबिलस मानव ने ही क्या किया था, पत्थर से हथियार बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसी कारण इस मानव को, होमो हैबिलस को, कारीगर मानव भी कहा जाता है। ठीक है, कारीगर मानव किसे कहा जाता है, होमो हैबिलस को कारीगर मानव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है हेडलबर्ग मानव। ठीक है, हेडलबर्ग मानव के बारे में, क्योंकि ये लंबे समय तक वातावरण से तालमेल नहीं बैठा पाया तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सके। ठीक है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले प्रीमेट्स हो गए, प्रीमेट्स के बाद आ जाते हैं रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या आ जाते हैं, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद हेडलबर्ग आता है, लेकिन इसकी कुछ खास उपयोगिता नहीं है। तो होमो हैबिलस के बाद हम मान लेते हैं होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस की बात अगर करें तो ये मानव सीधे खड़े होने लगे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने प्रयास करना प्रारंभ किया था, होमो हैबिलस ने थोड़ा सा उस प्रयास को आगे बढ़ाया तो उसने कुछ सफलता प्राप्त कर ली थी, और होमो इरेक्टस तक आते आते मानव 2 पैरों पर खड़ा होने लगा था, यानी कि अब मानव की जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी सीधी हो चुकी थी। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव के जो कंकाल हैं या जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हम 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम इसे दो दो भागों में बांट करके देखते हैं। ठीक है, पहला इसे कहा जाता है जावा मानव और दूसरे को कहा जाता है पिकिंग मानव। जावा यानी कि जो इंडोनेशिया के जावा में प्राप्त हुआ उसे हम जावा मानव कहते हैं, और जो दूसरा चाइना के पीकिंग में प्राप्त हुआ उसे हम पीकिंग मानव कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो मानव पाए गए इनमें बहुत सारी समानताएं थी, और ये दोनों होमो इरेक्टस के अंतर्गत ही आते थे, इसीलिए हम इन्हें दोनों को होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जावा मानव की। तो जावा मानव की खोज सोलो नदी के किनारे हुई थी, टेनिल ग्राम में। ठीक है, सोलो नदी थी, सोलो नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, टेनिल ग्राम में इसकी खोज की गई थी। इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है, यू ड्यूबॉल्फ। ठीक है, अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो इसका इनका नाम क्या था, ड्यूबॉल्फ। ठीक है, तो जो इसके खोजकर्ता थे उनका नाम था यू ड्यूबॉल्फ। ठीक है, इसके बाद आते हैं मानव की, जो ये जावा मानव था इसकी जो कपाल क्षमता थी वो बढ़ती है और 900 सीसी तक पहुंच जाती है। ये मानव बहुत ही ज़्यादा सोचने में सक्षम थे, इसी कारण हम देखते हैं कि जो मानव में जो प्रगति दिखाई पड़ती है, बहुत तेजी से विकास दिखाई दिया, वो भी हमें यहीं से होमो इरेक्टस से दिखाई देना शुरू होता है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पीकिंग मानव की, तो इसकी खोज चाइना की राजधानी बीजिंग में हुई थी। ठीक है, जो चीन की राजधानी है बीजिंग, जिसे हम आज बीजिंग के नाम से जानते हैं, उसका जो उस समय वर्तमान नाम था वो था पीकिंग। ठीक है, तो पीकिंग में इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पीकिंग मानव। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे डब्ल्यू सी पाई। ठीक है, डब्ल्यू सी पाई ने इसको खोजा था। और पीकिंग मानव की जो कपाल क्षमता थी वो जावा मानव से 100 सीसी ज्यादा थी। ठीक है, तो पीकिंग मानव थोड़ा ज्यादा एडवांस था जावा मानव से। ठीक है, अग्नि का प्रयोग सबसे पहले जो देखा गया वो देखा गया पीकिंग मानव के द्वारा ही। पीकिंग मानव वो पहले मानव थे जिन्होंने आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस को हमने दो भागों में बांटा, होमो इरेक्टस को जावा मानव और पीकिंग मानव में। ठीक है, होमो इरेक्टस वो मानव जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया था। इसके अलावा जो पाए गए वो दो भागों में हम उनको बांटते हैं, जावा मानव और पीकिंग मानव में। जावा मानव की अपनी विशेषताएं हैं और पीकिंग मानव की अपनी विशेषताएं हैं। जावा मानव की अगर बात करें तो 900 सीसी का इनका जो कपाल क्षमता थी वो 900 सीसी थी, जबकि पीकिंग मानव की जो कपाल क्षमता थी वो 1000 सीसी थी। पीकिंग मानव पहले मानव थे जिन्होंने आग का प्रयोग किया था। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद अगर हम बात करें तो आते हैं निएंडरथल मानव। सबसे पहले आते हैं प्रीमेट्स, प्रीमेट्स के बाद आते हैं रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद आते हैं निएंडरथल मानव। तो अब हम बात करते हैं निएंडरथल मानव की। निएंडरथल जो मानव था इसकी खोज हुई थी, निएंडरथल नाम की एक जगह थी जर्मनी में, वहां पर इसे खोजा गया था। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था सी फुलरॉट। क्या नाम था उनका? सी फुलरॉट उनका नाम था। आग के प्रयोग से सर्वप्रथम भोजन इन्होंने पकाया था। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पीकिंग मानव ने, लेकिन आग से भोजन पहली बार बनाया था किसने? निएंडरथल मानव ने। अब हमें ये कैसे पता चला कि जो आग से भोजन पकाने का काम निएंडरथल मानव ने किया था? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कच्चा खाना खाता है तो उसके दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग तरीके का होता है। जैसे अगर हम बात करें जंगली जानवरों की, तो जंगली जानवर कच्चा मांस खाते हैं, तो उनका जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो क्या करता है? उसी मांस को पकाकर खाता है, तो मनुष्य के जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब मानव भोजन कच्चा खाता था तो उसके जो दांतों का स्ट्रक्चर था वो अलग था, लेकिन जब मानव ने भोजन को पका करके खाना प्रारंभ कर दिया तो उसके दांतों का स्ट्रक्चर में बदलाव आया। और इसी बदलाव से ये अंदाजा लगाया गया कि जो निएंडरथल मानव थे वो ही सर्वप्रथम भोजन को पका करके खाते थे। ठीक है, आग का प्रथम प्रयोग किसने किया? पीकिंग मानव ने। लेकिन भोजन को पकाने में आग का प्रयोग किसने किया? निएंडरथल मानव ने। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद करने वाली स्टार्ट होती हैं। ठीक है, निएंडरथल मानव ने क्या किया? सर्वप्रथम इन्होंने भोजन पकाया और खाया। ठीक है, जब इन्होंने भोजन पका करके खाना स्टार्ट किया तो इनके अंदर बोलने की क्षमता का विकास हुआ। ठीक है, भोजन पकाया, खाया और फिर इनके अंदर बोलने की क्षमता का विकास हुआ। जब बोलने की क्षमता आई तो इन्होंने क्या किया? आपस में बात करना स्टार्ट किया। जब आपस में बात करना स्टार्ट किया तो इनको एक समस्या समझ में आई कि यार हम लोग अलग अलग रहते हैं। जब हम अलग अलग रहते हैं तो कोई भी हम पर आक्रमण कर देता है, हमें मार देता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि हम सब मिलकर के एक साथ में रहें। तो आवासीय परंपराओं की भी शुरुआत हमें इसी समय से दिखाई देती है। ठीक है, भोजन को पकाया, भोजन को पकाने के बाद उसमें बोलने की क्षमता आई, और बोलने की जब क्षमता का विकास हुआ तो उसके बाद जो मनुष्य था उसमें आवासीय परंपराओं का विकास हुआ। आवासीय परंपराएं जब आई तो अब जब घर बने, लोग रहने लगे एक साथ, तो अब कोई घर का ख्याल रखेगा, कोई शिकार पर जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर जब आवासीय परंपराएं विकसित हुई तो उसके बाद फिर श्रम विभाजन भी देखा गया। ठीक है, अब श्रम विभाजन होने लगे, श्रम विभाजन हुए। अब लोग जब साथ साथ रहेंगे तो कुछ काम करेंगे, तो उनमें धर्म और संस्कृति का भी प्रारंभ हमें इसी समय से दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो मानव था वो अकेले अकेले सिंगल ग्रुप में रह रहा था। ठीक है, अपने वंशजों के साथ रह रहा था। लेकिन अब मानव क्या होता है? ग्रुप बना करके, झोपड़ियां बना करके, आवासीय परंपरा को विकसित करके रहना प्रारंभ करता है। और जब ऐसी परंपराएं विकसित होती हैं तो लोगों में धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी जो आस्था है उसके प्रति चीजें जागृत होती हैं। ठीक है, तो धर्म और संस्कृति का जागरण भी यहीं से हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब धर्म की उत्पत्ति हुई, संस्कृति की उत्पत्ति हुई, तो शवाधान प्रक्रिया भी अस्तित्व में आती है। ठीक है, शवाधान प्रक्रिया के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमें इसी काल से प्राप्त होना शुरू होते हैं। निएंडरथल मानव की जो कपाल क्षमता थी वो कितनी थी? 1450 सीसी। 1450 सीसी का ये इसके पास जो कपाल था वो 1450 सीसी का था, यानी कि ये काफी एडवांस स्टेज पर थे। ठीक है,
तो हम इसी हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं कि जो निएंडरथल मानव था उसमें 1450 सीसी का दिमाग था और उसी की वजह से उसने आग को खाने के रूप में प्रयोग किया। 1450 सीसी होने की वजह से उसमें बोलने की क्षमता आ गई, ठीक है। आवासीय परंपराएं विकसित हो गई, ठीक है। श्रम विभाजन हमें देखने को मिलने लगा और जब श्रम विभाजन हुआ तो धर्म और संस्कृति का प्रारंभ हुआ और धर्म और संस्कृति के आते ही शवाधान प्रक्रिया, तमाम तरीके के जो संस्कार थे वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्रो मैग्नन मानव की। तो जो क्रो मैग्नन मानव है उसकी खोज फ्रांस में हुई थी, मैग्रीवर के द्वारा उसे खोजा गया था, ठीक है। क्रो मैग्नन की चट्टानों पर खोजा गया, इसलिए उसे नाम क्या दे दिया गया, क्रो मैग्नन मानव ही कह दिया गया। क्रो मैग्नन मानव जो थे इन्हें मानव का निकटतम या आधुनिकतम पूर्वज माना जाता है। अगर हम बात करें प्राचीनतम पूर्वज हमारे कौन थे, तो वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन जो नवीनतम पूर्वज हैं वो हैं हमारे क्रो मैग्नन मानव, ठीक है। इसके बाद इनकी जो कपाल क्षमता थी वो थी 1600 सीसी, ठीक है। इनके अंदर जो कपाल क्षमता पाई जाती थी वो 1600 सीसी की होती थी, यानी कि काफी एडवांस थे। फिर इसके बाद आ जाते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की बात करें तो इनकी उत्पत्ति होती है आज से 10,000 बीसी पहले। 10,000 बीसी पहले इन मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति होती है। इसे आधुनिक मानव या फिर प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है, या निपुण, ठीक है। जो अपने कार्य में निपुण था इसे निपुण मानव भी कहा जाता है। इनकी जो क्रेनियन कैपेसिटी थी वो निएंडरथल मानव के बराबर है, यानी कि 1450 सीसी का क्रेनियन कैपेसिटी या कपाल क्षमता इनकी कितनी है, 1450 सीसी है। आज का जो मानव है वो यही है, ठीक है। डार्विन ने अपनी पुस्तक विकासवाद में एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसकी बात करना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धरती पर मानव कई तरीके से आया, कई रूपों में आया, लेकिन हर मानव सरवाइव नहीं कर सका। लास्ट में होमोसेपियंस में ऐसी क्या खूबियां थी जो वो सरवाइव कर सका, ठीक है। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में हमने देखा कि महामारी आई जिसे हमने जाना कोरोना के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वाइवल और फिटेस्ट का नियम इस तरीके से सेट होता है कि जब जो लोग कोरोना से सरवाइव कर सकते थे वो लोग तो जीवित बचे, और जो लोग कोरोना से सरवाइव नहीं कर सकते थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जब धरती पर परिवर्तन होते हैं, कोई भी घटनाएं घटती हैं, तो उसका हर चीज पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और वो प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। तो जब वो प्रभाव मनुष्य पर पड़ा तो मनुष्य ने उस पर किस तरीके से रिएक्शन दी, ठीक है। क्या वो उस पर सरवाइव कर सका? अगर वो सरवाइव कर गया तो वो आगे बढ़ेगा, अगर वो सरवाइव नहीं कर सका तो उसकी प्रजाति वहीं से खत्म हो जाती है। तो इतने तरीके के जो मानव हमें देखने को मिले वो इसीलिए देखने को मिले क्योंकि समय के साथ में बहुत से मानव सरवाइव नहीं कर सके, और अंत में आते आते हम लास्ट में देखते हैं कि होमोसेपियंस ऐसी मानव प्रजाति थी जो धरती पर सरवाइव कर सकी, ठीक है। इसीलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का ये नियम जो है वो काफी सूटेबल बैठता है मनुष्य के उत्पत्ति में, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं, इसलिए फीडबैक ज़रूर दें।